हेलो बच्चों, मेरा नाम है राहुल। और भाई नेट के एग्जाम में अब कुछ घंटे ही शेष हैं। तो बहुत जल्द से जल्द हम एक चैप्टर की रिवीजन कर लेते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर से बच्चों 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं इस साल, और बहुत आसान क्वेश्चन है। लगभग हम 30 मिनट के अंदर इस चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। बोलते हैं भाई, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? WHO बोलती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? रेफर्स टू द हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शनिंग। बोले कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपके नॉर्मल है और उनकी फंक्शनिंग भी नॉर्मल है, उसको क्या बोलोगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इंक्लूड किया जाता है फिजिकल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस, बिहेवियर फिटनेस आपकी, और सोशल एस्पेक्ट कि आपका सोसाइटी में कैसा भाई आपका तालमेल कैसा है। ये सारी की सारी चीजें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इंक्लूड की जाती हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उनकी कुछ प्रॉब्लम और उनके कुछ सॉल्यूशन, ये और स्टडी करना है इस चैप्टर में। शुरुआत में एक ऐसा पोर्शन है ये जो थोड़ा सा बोरिंग है, जिससे क्वेश्चंस भी बहुत कम आते हैं, कभी कभी आते हैं भाई, फिर भी पढ़ लेते हैं इनको। क्या पता इस साल आ जाए क्वेश्चन। पहली अपने देश की सबसे बड़ी जो ये प्रॉब्लम है वो है ओवर पॉपुलेशन। अपने देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है भाई। तो इसके लिए सरकार ने सॉल्यूशन क्या निकाला? 1951 में फैमिली प्लानिंग लॉन्च करी। इसके अंदर भाई मतलब कि ये स्लोगन्स वगैरह दिए गए, एक तो हम दो हमारे दो, ताकि बढ़ते हुई पॉपुलेशन को कैसे भी करके कम किया जाए। उसके अलावा मेल और फीमेल में ये वर्ड सुने होंगे कि ऑपरेशन करवा देते हैं, जितने बच्चे पैदा करने थे उतने कर लिए, अब क्या करवा लेते हैं? ऑपरेशन, है ना। इनको कंसीडर किया गया किसमें? फैमिली प्लानिंग में, ताकि बच्चे जितने पैदा करने उसके बाद और ज्यादा बच्चे, अनवांटेड बच्चे पैदा ना हो भाई, है ना। तो शुरुआत में जो लॉन्च किया था उसको तो बोलते थे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कब आया? 1951 में। बाद में इन्हीं प्रोग्राम्स को रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर डाल दिया, मतलब इनको दूसरे नाम से जानने लग गए भाई लोग। अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन, हमारे यहाँ पे अवेयरनेस की कमी है, जानकारी की कमी है। जो रिप्रोडक्टिव एज में इंसान है उनको अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए भाई, है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस कैन लीड टू हेल्थ इशू। अगर अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, तो हेल्थ इशू आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कम उम्र में शादी कर देना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैल जाना, अनवांटेड प्रेगनेंसी आ जाना भाई, सोशल प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी हैं, है ना। इनका सॉल्यूशन क्या है? अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जाए? टीवी एड देके, रेडियो पे, पहले के टाइम पे रेडियो वगैरह होते थे, उनकी मदद से, न्यूज़पेपर हैं, स्लोगन्स हैं, आर्टिकल्स हैं, इन सब की मदद से, प्रिंट मीडिया वगैरह है। तो गवर्नमेंट और एनजीओ वगैरह को मिलजुल के काम करना चाहिए और अवेयरनेस रिप्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में फैलानी चाहिए भाई। उसके बाद सेक्स एजुकेशन, हर एक स्कूल में सेक्स एजुकेशन कंपलसरी कर देनी चाहिए भाई, ताकि बच्चों को सेक्स और सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में अर्ली एज से ही कुछ ना कुछ पता हो। नॉलेज ऑफ ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड एसटीडी, बच्चों को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानकारी मिले, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में जानकारी मिले, ताकि बच्चे मिथ से बचे रहें, भ्रम से बचे रहें, गलत संगति में ना आए, किसी की गलत बातों में ना आए और अपने डिसीजन खुद ले पाए, है ना। तो उनको क्या होनी चाहिए भाई? नॉलेज होनी चाहिए इन सब विषयों में। बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस एंड केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, बोले एक तो है ना, हर एक गांव में, हर एक शहर में बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस कंपलसरी हो। दूसरा, प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद मदर की और बच्चे की केयर के लिए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हो, प्रॉपर जानकारी हो, ये पता हो बच्चे को क्या खिलाना है, माता की टेक केयर कैसे करनी है ना, प्रेगनेंसी में भी और प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद भी कैसे केयर करनी है भाई। प्रिवेंशन ऑफ सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, हमारे देश में लड़कियों पे, खास तौर पे जो फीमेल चाइल्ड्स होती हैं भाई, उनके ऊपर बहुत ज्यादा अब्यूज किया जाता है। यहाँ तक कि बहुत सारे गांव में तो, बहुत सारे शहरों में तो लड़कियों को पैदा होते ही मार देते हैं, या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन करवा के पेट में ही फीमेल फिटिसाइड करवा देते हैं, लड़कियों को मार देते हैं। तो भाई एक प्रकार के सेक्स के प्रति अब्यूज भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी अपने को इन्फॉर्मेशन वगैरह फैलानी चाहिए भाई, जागरूकता पैदा करनी चाहिए लोगों के बीच में, ताकि ऐसा ना हो पाए। इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, भाई प्रिंट मीडिया, एनजीओ, गवर्नमेंट, या फिर जितने भी एजुकेटेड इंसान, उन सबको मिलके लोगों को एजुकेट करना चाहिए भाई। किसके विषय में? रिप्रोडक्शन के विषय में, और इससे संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब के बारे में, ताकि भाई बच्चों को और बड़े इंसानों को सबको ये पता हो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स क्या है, इनफर्टिलिटी कैसे है, कैसे ठीक कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में किन किन बातों का ध्यान रखना है, एसटीडी क्या है, कैसे इससे बचना है, अगर हो जाए तो इसका सॉल्यूशन क्या है, एबॉर्शंस कैसे रोके जा सकते हैं, और एबॉर्शन के मदर के ऊपर, फीमेल की बॉडी पे क्या इंपैक्ट आएंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या हैं, कैसे यूज करना है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन क्रिएट करने की बहुत सख्त आवश्यकता है भाई।
अगला टॉपिक है एमनियोसेंटेसिस, मीनिंग और इसका यूज। देखो ये जो बच्चा है ना माता के पेट में, इसके चारों तरफ एक फ्लूइड पाया जाता है जो इस बच्चे को प्रोटेक्ट करता है किसी भी शॉक वगैरह से, झटके से। इसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। और इस बच्चे के चारों तरफ ये जो कवर है इसको एमनियोन बोलते हैं। कवर का नाम एमनियोन, फ्लूइड का नाम एमनियोटिक फ्लूइड। अब डॉक्टर क्या करते हैं, इस बच्चे में कहीं कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, इसके क्रोमोसोम्स वगैरह सब ठीक है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए बच्चे के इस फ्लूइड से फ्लूइड को बाहर निकाल लेते हैं इंजेक्शन की मदद से। इस फ्लूइड में मिलेंगे बच्चे की सेल्स, बच्चे की सेल्स में है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स की स्टडी की जाती है। तो बहुत कम अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल के उसमें सेल्स देख लेते हैं बच्चे की है या नहीं है। अगर सेल्स हैं तो सेल्स के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स वगैरह उनकी स्टडी की जाती है और ये पता लग जाता है ये बच्चे में क्रोमोसोम्स का नंबर पर्याप्त है या नहीं है, उनकी सेल स्ट्रक्चर, बिहेवियर सब कुछ नॉर्मल है या नहीं है। मतलब कि ये जो टेक्निक थी डेवलप तो की गई थी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को ढूंढने के लिए, मगर बाद में इसका मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। लोग इसको सेक्स डिटरमिनेशन में यूज करने लगे, चेक करने लगे ये जो बच्चा है इसमें X6 क्रोमोसोम है या XY है। अगर पता लग जाता है कि ये लड़की है तो इसको माता के पेट में ही मरवा देते हैं भाई, है ना। तो ये इसकी मिसयूज थे। बाद में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसके ऊपर बैन लगा दिया। क्या लगा दिया? बैन लगा दिया, ताकि भाई फीमेल फिटिसाइड्स को रोका जा सके और किसी भी स्टेट में जो सेक्स रेशो उसको इंप्रूव करवाया जा सके। और रिसर्च लिए भाई अपने देश में, और ये चलनी भी चाहिए, है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एरियाज में बहुत सारी रिसर्च की आवश्यकता है। अपने देश में एक संस्था है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो अपने देश में जितने भी ड्रग्स हैं, दवाइयां, उन सबको डेवलप करता है। कहाँ पे? लखनऊ में है, इंडिया में, है ना भाई। इसने एक मेडिसिन, एक दवाई की डिस्कवरी करी है जिसका नाम क्या है? सहेली। ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकती है भाई। और फीमेल्स को ये वीक में एक बार ही कंज्यूम करनी होती है अगर उनको प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है तो। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज अपने देश में वही बहुत सख्त आवश्यकता है। एक तो डॉक्टरों का नंबर बहुत कम है पर पेशेंट अगर देखा जाए। दूसरा, हॉस्पिटल्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एमआरआई मशीन नहीं है हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सीटी स्कैन की मशीन नहीं है, एम्बुलेंस की सर्विस नहीं है भाई। तो ये सारी चीजें मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। इन सबको इंप्रूव करने की आवश्यकता है। एक है भाई ऐसा ही कुछ कंसेप्ट, PBS, पब्स और CVS। जैसे एमनियोसेंटेसिस का अभी किया था, सेम उसी बेसिस पे अगर एमनियोसेंटेसिस फेल हो जाती है तो वो करते हैं CVS या फिर पब्स। पब्स में क्या है, इसकी फुल फॉर्म पढ़ रहे हैं पहले तो, प्री क्यूटेनियस अम्बिलिकल कोर्ड ब्लड सैंपलिंग। जो अम्बिलिकल कोर्ड है वहां से कुछ ना कुछ सैंपल लिया जाता है बच्चे का, क्योंकि कई बार एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चे की सेल्स नहीं मिलती। तो उस केस में कहां से सैंपल लिया जाता है? भाई अम्बिलिकल कोर्ड से ले लेते हैं, या बच्चे की जो प्लेसेंटा है वहां से कुछ सेल्स को निकाल लेते हैं। ये भी टेक्निक बिल्कुल सेम है। इसमें भी क्या करते हैं भाई, बच्चे के अंदर से या बच्चे के आसपास से सेल्स को आइसोलेट करते हैं, निकालते हैं, उनको बाहर माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे और बच्चे के अंदर कोई क्रोमोजोमल डिसऑर्डर तो नहीं है इस चीज का पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी सारी सेम है, बस यहाँ फुल फॉर्म याद रखनी है, पब्स, प्री क्यूटेनियस अम्बिलिकल कोर्ड ब्लड सैंपलिंग। इसी का दूसरा नाम है कोर्डोसेंटेसिस। इट इज ए डायग्नोस्टिक जेनेटिक टेस्ट दैट एग्जामिन ब्लड फ्रॉम द फीटल अम्बिलिकल कोर्ड। बच्चे के अम्बिलिकल कोर्ड से ब्लड के सैंपल लेके आते हैं, उसमें सेल्स को देखते हैं, सेल्स के अंदर क्रोमोसोम के नंबर को, बिहेवियर को और क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स को स्टडी करने की कोशिश की जाती है, ताकि जन्म से पहले ये पता लगाया जाए कि बच्चा नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ऐसी एक टेक्निक है CVS, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग। बच्चे की जो प्लेसेंटा है उसमें विलाई वगैरह मिलती है, उनकी क्या करनी है? सैंपलिंग करनी है, वहां से सेल्स लेके आनी है भाई, ताकि इन सब की मदद से जेनेटिक डिफेक्ट्स को ढूंढा जा सके जन्म से ही पहले। मेजर टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। अपने देश में सबसे बड़ी समस्या तो ओवर पॉपुलेशन की है। इसको कंट्रोल करने के लिए एक तो एजुकेशन बहुत जरूरी है भाई। लोगों को ये बताया जाए जितने ज्यादा बच्चे हैं उतने ज्यादा आपके ऊपर जिम्मेवारी आएंगी, उनको पढ़ाना भी है, उनकी हेल्थ के ऊपर भी पैसा लगाना है, उनको घर भी चाहिए भाई, आगे चल के उनकी शादी भी करवानी है ना। सारी चीजों के बारे में जब जानकारी हो तभी इंसान कम बच्चे पैदा करता है। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। एक मैरिजेबल एज, मिनिमम एज तो फिक्स होनी चाहिए जो अपने देश में है भी। फीमेल के लिए 18 ईयर है मिनिमम शादी के लिए एज, और मेल के लिए 21 साल है। इंसेंटिव, अगर कोई कम बच्चे पैदा करता है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलना चाहिए? इंसेंटिव मिलना चाहिए, या तो कुछ पैसे मिले, या गवर्नमेंट जॉब में कुछ बेनिफिट मिले, या कहीं और कोई गवर्नमेंट स्कीम में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले भाई उस इंसान को। फैमिली प्लानिंग, बोले कि भाई बर्थ कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग जैसे कुछ ना कुछ और प्रोग्राम्स भी लॉन्च करते रहे, ताकि ज्यादा बच्चे ना पैदा हो, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोका जा सके। अब दो तीन टॉपिक हैं भाई पॉपुलेशन के, ये और पढ़ लेते हैं।
पॉपुलेशन क्या है? किसी भी एरिया में किसी फिक्स टाइम पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने, इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन। अब एनुअल ग्रोथ रेट देखते हैं इसकी परसेंटेज का फॉर्मूला P2 माइनस P1 डिवाइड बाय P1। P2 आज एट प्रेजेंट जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस टाइम पे पॉपुलेशन कितनी है, P1 इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, तो इनका डिफरेंस निकालना है। तो इसको आप डेल्टा पी भी बोल सकते हो, चेंज इन पॉपुलेशन की कितने टाइम में कितना चेंज आया, कितने मेंबर्स नए आ गए या कम हो गए भाई, डिवाइड बाय इनिशियल पॉपुलेशन इनटू में टाइम, जितने टाइम ड्यूरेशन में आपने सेंसस किया है इनटू में 100। तो ये क्या है फॉर्मूला, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट का परसेंटेज के फॉर्म में एक फॉर्मूला है। यहाँ सारी वैल्यूज वगैरह दिखा रखी है। उसके बाद सेंसस, सेंसस का मतलब होता है पॉपुलेशन को काउंट करना। ये क्या कहलाएगा, सेंसस। डबलिंग टाइम, मान लेते हैं आज अपने किसी भी एरिया में टोटल 100 इंसान रहते हैं, तो उस जगह की पॉपुलेशन 100 से कितनी हो जाए, 200, इसमें टोटल कितना टाइम लगेगा, इसको क्या बोलते हैं, डबलिंग टाइम। किसी भी जगह की पॉपुलेशन को डबल करने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, डबलिंग टाइम। इंडिया में जो ग्रोथ रेट है ना वो आज के टाइम पे 1.7%, और ये पीक कितनी रह चुकी है, 2.1%। मैक्सिमम कितनी थी इंडिया में, 2.1%, आज कितनी है, 1.7%। ये पुराना डाटा है भाई, आज 2026 का डाटा नहीं है किताबों में। पॉपुलेशन ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट से और डबलिंग टाइम से। ग्रोथ रेट डिपेंड करती है बर्थ रेट पे, टोटल कितने बच्चे पैदा हो जाते हैं 1000 इंसानों पे। डेथ रेट पे 1000 इंसानों में से कितने मर जाते हैं। माइग्रेशन, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन कितने इंसानों को हुआ है। एज सेक्स रेशो, बोले कि भाई बूढ़े कहीं ज्यादा है तो वो देश की पॉपुलेशन आगे चल के कम होगी, बच्चे किसी देश में ज्यादा है तो उस देश की पॉपुलेशन बढ़ेगी भाई। सबसे पहले ये चारों फैक्टर्स को पढ़ लेते हैं, फर्टिलिटी या नेटिलिटी या बर्थ रेट भी बोलते हैं इसको एक प्रकार से। 1000 इंडिविजुअल्स पे कितने नए बच्चे पैदा होते हैं उसी को बर्थ रेट बोलते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ए वुमेन कैन हैव इन हर लाइफ स्पैन, एक महिला पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को पैदा कर सकती है, इसी को बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। उसके बाद है रिप्लेसमेंट लेवल। आज अगर किसी देश में किसी जगह पे 100 इंसान है, इनको ना तो कम होने देना इस नंबर को, ना बढ़ने देना, तो टोटल कितने बच्चे पैदा करने चाहिए हर एक कपल को। आंसर आता है 2.1 वेल डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। इसका मतलब क्या है, ऐसे तो जी 2.1 बच्चे तो संभव है ही नहीं, ये वही वैल्यू है मैथमेटिकल वैल्यू। बोले कहीं पे अगर 200 इंडिविजुअल है ना तो वो 2.1 बच्चे पैदा करें, आगे चल के लगभग लगभग भाई 210 बच्चे पैदा हो जाएंगे। 210 में से 10 के आसपास बच्चों की मृत्यु भी हो सकती है रोड एक्सीडेंट में, किसी बीमारी की वजह से, कुछ भी कारण हो भाई, क्या पता 10 बच्चे मर जाएं, तो टोटल कितने बच्चे बचेंगे लास्ट में, 200 फिर बचेंगे। 200 इंडिविजुअल पे कितने बच्चे फिर रह जाएंगे, 200। तो हर एक कपल ने कितने बच्चे पैदा किए थे, 2.1। उनमें से अगर कुछ बच्चों की डेथ हो जाएगी तो कितने मेंबर्स बचेंगे पूरी पॉपुलेशन में, 200। इसी को क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट लेवल। वेल डेवलप्ड कंट्रीज में वैल्यू कितनी होती है, 2.1। वहीं जो कंट्रीज डेवलपिंग है जिनमें मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, वहां 200 इंडिविजुअल्स को लगभग लगभग 270 बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, तब जाके 270 में से लगभग 70 बच्चों की तो पक्का डेथ हो जाएगी। कितने बच्चे बचेंगे लास्ट में, 200 बच्चे बचेंगे। 200 ही पेरेंट्स थे, लास्ट में 200 ही बच्चे रह जाते हैं, तो इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। कहां पे, डेवलपिंग कंट्रीज में। डेथ रेट, हर 1000 इंसानों में कितने इंसानों की डेथ हो जाती है कुछ टाइम के अंदर, इसी को डेथ रेट बोलते हैं। अपने देश में डेथ रेट काफी कम होती जा रही है टाइम के साथ साथ, क्योंकि अपने देश में भाई सैनिटेशन, हाइजीन और मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ती हुई जा रही है। फिर है फूड रेट्स और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। बोले हर साल 7 जुलाई को अगर सेंसस करवाया जाए तो जो बर्थ रेट है उसको तो बोले क्रूड बर्थ रेट, जो डेथ रेट है उसको बोले क्रूड डेथ रेट। तब 7 जुलाई को, ठीक है ना बात, ये है भाई क्रूड बर्थ रेट और डेथ रेट। उसके बाद एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर की पॉइंट, इसमें कुछ नहीं है मेन। इसमें एक बात समझ लेते हैं भाई, देखो एज, पॉपुलेशन की एज मेन 3 है। एक तो है प्री रिप्रोडक्टिव, एक है रिप्रोडक्टिव एज, और एक है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। ये वो एज ग्रुप है भाई जो अब तक बच्चे पैदा नहीं करते, ये मान के चल सकते हो तुम 18 साल से कम उम्र के बच्चे। रिप्रोडक्टिव एज ये तुम मान सकते हो भाई 18 से लेकर 40 साल तक की उम्र के इंसान आमतौर पे, क्योंकि 40 तक ही आमतौर पे इंसान बच्चे पैदा करता है, उसके बाद ज्यादातर इंसान बच्चे पैदा करने बंद कर देते हैं भाई। तो 40 से लेके 50 साल से उम्र के बड़े बड़े इंसान किस में आ जाएंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में, जो बूढ़े हो चुके हैं, जो बच्चे पैदा नहीं करते। तो जिस देश में बच्चे बहुत ज्यादा है, अगले 20 सालों में ये बच्चे जवान हो जाएं, जवान हो गए बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करें, तो उस देश की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। या फिर जिस देश में बूढ़े बहुत ज्यादा थे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के मेंबर बहुत ज्यादा थे, वो बूढ़े हैं, अगले 20 सालों में लगभग सारे के सारे मर जाएंगे, तो उस देश की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। दूसरा, अगर कहीं पे
फीमेल्स का नंबर ज्यादा है और मेल्स का कम नंबर है, तो उस देश की पॉपुलेशन आगे चल के बढ़ सकती है। वजह है कि जहां पे मेल्स का नंबर तो ज्यादा है और फीमेल्स का नंबर कम है, तो इस देश की पॉपुलेशन शायद इतनी ज्यादा ना बढ़े जहां फीमेल्स का नंबर ज्यादा है। क्योंकि बच्चे पैदा करेगा कौन? फीमेल पैदा करती है भाई, है ना। तो अगर फीमेल्स का नंबर कम है भाई, तो बच्चे कम पैदा होंगे, ये कंफर्म बात है। उसके बाद है बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस या बर्थ कंट्रोल मेथड। इनको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ऐसे डिवाइस, ऐसे मेथड जो कि प्रेगनेंसी को रोक के बर्थ को कंट्रोल कर सके, उन्हीं को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव। जो बहुत अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव है उसके कुछ करेक्टर हैं, फीचर्स हैं। यूजर फ्रेंडली, कंफर्टेबल एंड इजी टू यूज, है ना। यूजर खुद से उसको यूज करे, डॉक्टर की मदद ना पड़े भाई। नो साइड इफेक्ट, उसको यूज करने के बाद कोई बॉडी में इल इफेक्ट ना आए, साइड इफेक्ट ना आए। रिवर्सिबल, उसको यूज किया बाद में उसको रिमूव कर दिया, इस प्रकार का हो। ऐसा नहीं है कि आज मैंने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर लिया मेथड और अगले 10 साल तक मैं बच्चे ही ना पैदा कर पाऊं, अगले 10 साल तक मैं उसको रिवर्स ही ना कर पाऊं और मैं बच्चे ही ना पैदा कर पाऊं, तो ऐसा नहीं हो भाई। दूसरा, हाईली इफेक्टिव, ऐसा नहीं है कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया और फिर भी प्रेगनेंसी हो जाती है तो इफेक्टिविटी उसकी कम है। टाइप्स क्या है भाई? नेचुरल मेथड है, बैरियर मेथड है, आईओडी है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इंजेक्टेबल्स है, इम्प्लांट्स है, सर्जिकल मेथड है। मतलब बहुत सारे हैं। इन सबको हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, तो नेचुरल या फिर सारे सारे क्या है? आर्टिफिशियल। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल, इसकी दो मेन टाइप है। ये डाटा और याद रखें, लगभग वही 60 से लेके 80 लाख तो आईयूडी का इंसर्शन हुआ 2004 में, है ना। लगभग 50 से लेके 75 लाख स्टरलाइजेशन टेक्निक हुई, है ना। 250 लाख के आसपास कॉन्डम यूजर्स थे कब? 2004 में। और पिल्स के यूजर्स भी लगभग 50 से 80 लाख के आसपास थे। तो सबसे ज्यादा यूजर्स किसके हैं? बैरियर मेथड के हैं। उसके बाद आप याद रखें किसके भाई? आईयूडीज वगैरह। अब बारी बारी से करते हैं भाई इनको। सबसे पहले है नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इसमें एक आता है सेफ पीरियड। बोले कि फीमेल की बॉडी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो तो 1 से लेके 28 दिन का साइकिल है। टोटल 28 दिन का साइकिल है। इस दौरान एग कब रिलीज होता है? ऑन द डे ऑफ ओव्यूलेशन, जो कि 14th डे है। तो भाई अगर बॉडी में स्पर्म आ जाते हैं 10वें दिन पे, तो वो सर्वाइव कर जाए 1-2 दिन। और एग भी क्या पता है 1 दिन पहले रिलीज हो जाए, तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस स्टार्ट हो जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में 10वें दिन से। और कब तक है चांस? 17वें दिन तक। तो 10वें दिन से लेके 17वें दिन तक का ये जो टाइम पीरियड है ना, देखो यहां से यहां तक ये गलत दिखाया थोड़ा सा। 10वें दिन से लेके 17वें दिन तक ये वो टाइम पीरियड है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जिसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। और मैक्सिमम चांसेस कब है? ऑन द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, सॉरी ओव्यूलेशन, 14th डे पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 14वां दिन होता है उसी पे एग रिलीज होता है, तो मैक्सिमम चांस प्रेगनेंसी के कब है? 14th डे पे, है ना। कब भी पॉसिबल है? 10वें दिन पे। और कब? 17वें दिन पे। तो 10 से लेके 17 दिन का ये वो टाइम पीरियड है जिसमें प्रेगनेंसी हो सकती है। 1 से लेके 10 दिन तक प्रेगनेंसी हो तो सकती है मगर चांसेस बहुत लो हैं। 17 से लेके 28 प्रेगनेंसी हो तो सकती है मगर चांसेस यहाँ भी बहुत लो है। तो मतलब फर्टिलिटी विंडो कब से कब तक है? 10 से लेके 17। अगर इन दिनों में सेक्स को अवॉइड किया जाए तो फर्टिलिटी अवॉइड हो जाएगी, प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं? सेफ पीरियड। उसके बाद है विड्रोल मेथड। बोले कि पेनिस को है ना विड्रॉ कर लो इजेक्यूलेशन से जस्ट पहले, ताकि फीमेल की बॉडी में स्पर्म्स को रिलीज ही ना कर पाए। अगर स्पर्म्स फीमेल की बॉडी में रिलीज नहीं हुए तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, जाइगोट में बनेगा, बच्चा पैदा नहीं हो पाएगा। फिर है लैक्टेशनल एमनियोरिया। बोले बच्चे के जन्म के बाद अगर माता बच्चे को दूध पिलाती है ना, तो माता की बॉडी में प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। ये ऐसा हार्मोन है जो कि एलएच और एफएसएच जैसे हार्मोन्स को क्या रखेगा? कम। अगर एलएच एफएसएच नाम के हार्मोन कम है तो बॉडी में क्या नहीं बनता? एग नहीं बनता भाई। जब तक मदर अपने बच्चे को फीड करवाती है मिल्क के ऊपर, तो मदर की बॉडी में एलएच और एफएसएच नाम के हार्मोन रहते हैं कम, जिसकी वजह से बॉडी में क्या नहीं बनता? एग। तो ब्रेस्ट फीडिंग होएगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा। और ये मेथड लगभग 6 महीने तक इफेक्टिव होता है, किसी किसी फीमेल्स में और ज्यादा टाइम तक, किसी में 2-3 महीने तक बस। उसके बाद है बैरियर मेथड। बोले भाई कुछ ऐसे भी डिवाइस हैं जो बैरियर के तौर पे काम करते हैं, एग और स्पर्म को फ्यूज होने से रोक देते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? बैरियर मेथड। जैसे कि कॉन्डम है भाई, फीमेल कॉन्डम है, डायफ्रेगम है, सर्विकल कैप है, वोल्ट कैप है। बस नाम नाम याद रखने, ये क्या है? बैरियर मेथड है। आमतौर पे ये जो बैरियर से क्या काम करते हैं? एसटीडी से भी बचाते हैं और फर्टिलाइजेशन को भी प्रिवेंट करते हैं। कैसे? एक बैरियर के तौर पे काम करते हैं, एग और स्पर्म को फ्यूज होने से रोक देंगे भाई, है ना। उसके बाद अगले हैं केमिकल मेथड। कुछ ऐसे केमिकल्स आते हैं मार्केट में जो कि स्पर्म्स को किल कर देते हैं, जैसे कि डेल्फिन,
और एक याद रखें स्पंज या फिर टुडे। ये दो तो बिल्कुल याद रख लेना, डेल्फिन और स्पंज या फिर टुडे। ये क्या करते हैं, फीमेल की वजाइना में इनको सेक्स स्प्लिंटर कोर्स से पहले अप्लाई कर देते हैं, और जैसे ही स्पर्म कहाँ आते हैं, सर्विक्स में वजाइना में आते हैं, ये क्रीम्स या फिर ये केमिकल स्पर्म्स को मार देते हैं, इसलिए इनको स्पर्मिसाइड भी बोलते हैं। कंटेन्स स्पर्मिसाइडल केमिकल जो कि स्पर्म्स को मार देते हैं। आमतौर पर इन पे लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, जिंक सल्फेट जैसी चीजें लगी होती हैं जो कि स्पर्म्स को मार देती हैं। किल स्पर्म्स बाय डिसरप्टिंग द मेम्ब्रेन, स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ दें और स्पर्म की डेथ हो जाएगी। उसके बाद है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, आईयूडी। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी बोलते हैं भाई इनको। ये तीन प्रकार की हैं, इनर्ट आईयूडी, कॉपर आईयूडी, हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी। बोले भाई आईयूडी तो एक यूट्रस के अंदर लगाने वाला डिवाइस है, फीमेल के यूट्रस में एक डिवाइस लग जाएगा जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करे, इसी को क्या बोलेंगे, आईयूडी। जो एग्जाम्पल है वो भी दिखा रखे हैं, अब यहां से क्वेश्चन एग्जाम्पल बेस्ड पूछे जाते हैं। ऐसा पूछ सकते हैं आप लोगों से, चार ऑप्शन देंगे कि इन चारों में से हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन है, LNG-20, LNG-52 है, प्रोजेस्टेरेट, और कॉपर रिलीजिंग कॉपर टी, मल्टीलोड कॉपर टी 375 और कॉपर टी 380 या कॉपर 7। लिपिज लूप कैसी आईयूडी है, इनर्ट आईयूडी है। अब ये काम कैसे करते हैं, जैसे इनर्ट आईयूडी है भाई, फीमेल के यूट्रस में लगा दिया जाएगा ये डिवाइस। ये क्या करेगा, यूट्रस की बॉडी को ऐसा डेवलप कर दे, यहाँ या तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी, या स्पर्म्स यूट्रस के अंदर नहीं आ पाएंगे क्योंकि म्यूकस का लेवल बढ़ जाएगा, इम्प्लांटेशन को रोक दिया जाता है। एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है वो नहीं पता अब तक, मगर कैसे काम करता है, इम्प्लांटेशन को रोक देगा, स्पर्म की स्पीड को रिड्यूस कर देगा, है ना, या फिर जो एंडोमेट्रियम है उसको ऐसा चेंज कर देगा उसमें इम्प्लांटेशन ही ना हो पाए। दूसरा कॉपर रिलीजिंग आईओडी, ये बहुत दमदार है भाई, सबसे ज्यादा कामयाब है। ये कैसे काम करता है, एक डिवाइस टी शेप का डिवाइस है, ये यूट्रस में लगा दिया जाता है और ये धीरे धीरे करके कॉपर रिलीज करता है। जैसे स्पर्म्स यूट्रस में आते हैं तो कॉपर की वजह से स्पर्म्स की स्पीड स्लो हो जाती है और स्पर्म की डेथ हो जाती है। कहाँ पे, यूट्रस में ही, तो स्पर्म क्या नहीं कर पाएंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते। इसीलिए इनको कॉपर रिलीजिंग आईओडी बोलते हैं या कॉपर टी बोलते हैं, क्योंकि ये टी शेप की और कॉपर रिलीज करती हैं। तो थोड़ा थोड़ा कॉपर रिलीज करेंगी, कॉपर के प्रेजेंस में स्पर्म्स की स्पीड स्लो हो जाती है, स्पर्म्स की मोटिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से स्पर्म्स क्या नहीं कर पाए, फर्टिलाइज नहीं कर पाए, उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, कुछ ऐसे डिवाइस लगाए यूट्रस के अंदर जो कि लगातार हार्मोन रिलीज करते हैं। हार्मोन कौन सा, आमतौर पे प्रोजेस्टेरोन। अगर ये हार्मोन ज्यादा अमाउंट में है तो ये एलएच नाम के हार्मोन को कम करवा के रखेगा। अगर एलएच कम है तो बॉडी में क्या नहीं बनेगा भाई, एग नहीं बनेगा। अगर बॉडी में एग ही नहीं है तो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगी, है ना। ये रिलीज करते हैं क्या, प्रोजेस्टेरोन, जिससे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती, या फिर सर्विकल म्यूकस, सर्विक्स के अंदर म्यूकस का लेवल बढ़ जाता है। सबसे मेन बात यहाँ लिखना ही भूल गए कि भाई यहाँ पे एग बनने प्रोसेस को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, एग ही नहीं बनेगा। ये वही सारा सारा। और ये कॉपर टी वगैरह 3 से 5 साल तक इफेक्टिव है, यहाँ तक कि 7-7 साल और 10-10 साल तक भी। एक बार यूट्रस में डलवा उसके बाद 5-6 साल तक आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर बीच में बच्चा करना है तो भाई डॉक्टर के पास जाओ, इसको रिमूव भी करवा सकते हैं, ये साथ के साथ रिमूव हो जाएगी। उसके बाद है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि ओरली कंज्यूम करने होते हैं, मुंह के रास्ते कंज्यूम करने होते हैं। इनमें हार्मोन्स होते हैं आमतौर पे, और फीमेल की बॉडी में हार्मोन्स के लेवल को ये चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में अगर हार्मोन्स का लेवल कम ज्यादा हुआ तो बॉडी में एलएच नाम का हार्मोन कम है। अगर बॉडी में एलएच कम है तो बॉडी में क्या नहीं होएगा भाई, एग की डेवलपमेंट नहीं होगी। एग ही नहीं है बॉडी में तो फर्टिलाइजिंग के चांसेस नहीं है, प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं है। ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो लगातार 21 दिन तक कंज्यूम करनी है। कितने दिन तक भाई, 21 दिन तक। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन से स्टार्ट करके 25वें दिन तक लगातार कंज्यूम करनी है। उसके बाद 7 दिन तक पिल फ्री डेज, आपको दवाइयां नहीं खानी। अगर किसी दिन आप पिल लेना भूल जाओ तो नेक्स्ट डे एक साथ 2 पिल्स को कंज्यूम कर सकते हो, ताकि आपकी बॉडी में हार्मोन के लेवल को मेंटेन करवाया जा सके दोबारा। इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन, के ओव्यूलेशन को ही रोक देते हैं। अच्छा, एंडोमेट्रियम को चेंज कर देते हैं, इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे। सर्विकल म्यूकस के लेवल को बढ़ा देते हैं ताकि स्पर्म्स यूट्रस तक ना आ पाए। तो इस प्रकार से ये काम करते हैं। ये 3 है मेन तो भाई। एक तो कंबाइन पिल, ऐसी पिल्स, ऐसी दवाइयां जिसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों एक साथ है, एग्जांपल माला डी, माला एल। एक है मिनी पिल, एक ऐसी दवाई, एक ऐसी पिल भाई जिसमें अकेला प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन है, कोई एस्ट्रोजन है ही नहीं, एग्जांपल पीओपी पोप। उसके बाद एक सहेली नॉन स्टीरोइडल, ये दोनों की दोनों दो स्टीरोइडल टेबलेट थी, इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मिलते हैं, ये दोनों स्टीरोइडल हार्मोन है। सहेली कैसी है, नॉन स्टीरोइडल, इसमें कोई स्टीरोइडल हार्मोन नहीं है।
है ना, इसको वीक में बस एक बार ही कंज्यूम करना होता है। और जब स्टार्टिंग होती है इनिशियल टाइम पे, तो ट्वाइस ए वीक फॉर 3 मंथ्स, पहले 3 महीनों तक लगातार हर सप्ताह 2 दवाइयां लेनी होती है भाई आपको। उसके बाद है इंजेक्टेबल्स, कुछ ऐसी दवाइयां भाई, कुछ ऐसे हार्मोन जो कि इंजेक्शन में डॉक्टर भरता है और फीमेल की बॉडी में डाल देते हैं, इनको बोलते हैं इंजेक्टेबल्स। ये क्या है, प्रोजेस्ट्रोन अकेला या प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन दोनों को कॉम्बिनेशन में फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होएगा कि बॉडी में एलएच का लेवल कम हो जाएगा। एलएच का अगर लेवल कम होएगा तो बॉडी में क्या नहीं बनेंगे, एग डेवलप नहीं हो पाएंगे, है ना। ये 2-2 महीने तक इफेक्टिव होते हैं, 3-3 महीने तक ये इफेक्टिव होते हैं। इंजेक्शन लगाओ, 2-3 महीने तक प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाएंगे। कैसे, एग के फॉर्मेशन को रोक दिया जाता है, ओव्यूलेशन को रोक दिया जाता है भाई। अगला है भाई बच्चों, 1 मिनट। उसके बाद है इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स में एक एग्जांपल याद रखना है, नोर प्लांट का। ये नोर प्लांट क्या है, टोटल 1 2 3 4 5 6 6 सिलिकॉन के सिलेंडर्स हैं, जिनको यहाँ स्किन में थोड़ा सा कट लगा के स्किन के नीचे डाल देता है डॉक्टर। हर एक सिलेंडर में बहुत सारी अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन है, जो कि धीरे धीरे फीमेल की बॉडी में रिलीज होता जाएगा। अगर फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन ज्यादा है तो फीमेल की बॉडी में एलएच कम है, अगर एलएच कम है तो फीमेल की बॉडी में एग बनना है प्रोसेस रुक जाएगा। और ये जो 6 सिलेंडर है इफेक्टिव है टोटल 5 साल तक। एक बार अगर स्किन के नीचे डलवा लिए तो अगले 5 साल तक प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। नोर प्लांट का एग्जाम्पल है, टोटल 6 सिलेंड्रिकल कैप्सूल हैं, जिनको सिलिकॉन की मदद से बनाया जाता है, स्किन के नीचे सब डर्मली इनको डाल देते हैं भाई। एवरेज फेलियर रेट और दिखाया है, अगर कोई भी आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं किया तो चांसेस है 90% की प्रेगनेंसी हो जाएगी। नेचुरल मेथड के फेलियर के चांसेस है 20 to 30। इम्प्लांट आईयूडी सबसे ज्यादा क्या है, इफेक्टिव है। उसके बाद इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आगे, और फिर आगे भाई बैरियर मेथड और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये काफी अच्छे हैं भाई। इन सब में जो बैरियर मेथड हैं ये आपको एसटीडी से भी बचाते हैं, ये डाटा थोड़ा याद करने की कोशिश करना भाई। उसके बाद है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ऐसे कुछ डिवाइसेस भाई जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद काम आएंगे। मान लेते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है, अब तक कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं किया, तो अब अगर प्रेगनेंसी को अवॉइड करवाना है तो अब काम आएंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। इन्हीं को मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी बोलते हैं। इसमें कंसेप्ट क्या है, बोले कि भाई जो प्रेगनेंसी है वो तो एंडोमेट्रियम की वजह से पॉसिबल है। अगर एंडोमेट्रियम ही खत्म हो जाए तो प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी। एंडोमेट्रियम बॉडी में जब तक है भाई, जब तक बॉडी में क्या है, प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन है। तो अगर क्यों ना इस हार्मोन को खत्म कर दिया जाए तो एंडोमेट्रियम का टूटना स्टार्ट हो जाएगा, तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। अगर इम्प्लांटेशन भी हो गया तो प्रेगनेंसी फिर भी टर्मिनेट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एंडोमेट्रियम टूट गई। एंडोमेट्रियम को ब्रेक करना है तो किस हार्मोन को खत्म करना पड़ेगा, प्रोजेस्टेरोन को। तो एक ऐसा ही हार्मोन डेवलप कर रखा है भाई जिसका नाम है एंटी प्रोजेस्टेरोन, जिसको मिफ्प्रिस्टोन भी बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन के लेवल को खत्म कर देता है ना। तो भाई ओविडोन, नोरल, नोरगाइनोन, ये कुछ पिल्स के नाम हैं। इनमें आमतौर पे मिफ्प्रिस्टोन या एंटी प्रोजेस्टेरोन सबसे फेमस है। ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन के लेवल को रिड्यूस कर देता है, खत्म कर देता है, जिससे एंडोमेट्रियम टूट जाती है। ये किस किस सिचुएशन में यूज करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, सेक्सुअल असोल्ट हुआ है भाई, कोई रेप विक्टिम है उस केस में, कोई पिल्स वगैरह अगर मिस कर जाते हैं तब प्रेगनेंसी के चांस हो जाए उस केस में, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, कोई ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया था जो फेल हो जाता है और प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए चांस को इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करते हैं। इसका एक और तरीका हो सकता है कि विद इन 72 आवर्स आईयूडी यूट्रस के अंदर अगर इम्प्लांट करवा ले तब भी प्रेगनेंसी को अवॉइड करवाया जा सकता है भाई। उसके बाद है सर्जिकल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, बोले सर्जिकली डॉक्टर की मदद से कुछ ऐसा करवाएंगे जिससे क्या हो जाएगा भाई, प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों है भाई। ये मेल के लिए वासेक्टोमी,
मेल की जो वासा डिफरेंशिया उनको कट कर देते हैं टेस्टिकल से, स्पर्म को जो यूट्र एब्डोमेन की तरफ लेके जाते हैं डक्ट, उनका नाम है वासा डिफरेंशिया। डॉक्टर क्या करता है, वासा डिफरेंशिया को कट करके अपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड करके टाई कर देता है। अब बॉडी में स्पर्म भी बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी बनेगा, मगर उनका जो पाथ है, रास्ता है स्पर्म्स का, वो ब्लॉक हो जाएगा और सीमन में इजेक्यूलेशन के दौरान स्पर्म्स बॉडी से बाहर ही नहीं आएंगे। अगर स्पर्म्स बाहर नहीं आएंगे तो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगी, इसी को क्या बोलते हैं, वासेक्टोमी बोलते हैं। ऐसा ही कुछ फीमेल की बॉडी में उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। इसमें डॉक्टर क्या करता है, फीमेल की बॉडी में ओवरी के बाद जो एग को लेके यूट्रस तक आती है उनको फेलोपियन ट्यूब बोलता है। डॉक्टर इन फेलोपियन ट्यूब को कट करके अपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड करके टाई कर देता है ताकि एग और स्पर्म आपस में कभी फर्टिलाइज ही ना कर पाए। तो ये है भाई स्टरलाइजेशन मेथड, परमानेंट मेथड है और इसमें इंसान स्टीराइल हो जाता है इनफर्टाइल होने की वजह, है ना। फीमेल में ट्यूबेक्टोमी, मेल में वासेक्टोमी। उसके बाद है इंड्यूस्ड एबॉर्शन। अब अगर प्रेगनेंसी को खत्म करवाना है 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। डॉक्टर क्या करवाएगा, एबॉर्शन करवाएगा। एबॉर्शन अगर नेचुरली हो जाए, अनवांटेड एबॉर्शन है ना, बगैर यूजर के विल के हुआ है तो उसको मिसकैरेज बोलते हैं। अगर डॉक्टर करवाए उसी को इंड्यूस्ड एबॉर्शन, या फिर क्या बोलते हैं भाई इसको, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी बोल देते हैं या एबॉर्शन बोल देते हैं भाई। एबॉर्शन के बारे में कुछ बातें हैं कि भाई यूजुअली इसको 20th वीक होता है ना, जो उससे पहले पहले करवा लेना चाहिए। उसके बाद ये थोड़ा रिस्की होना स्टार्ट हो जाता है। और एबॉर्शन करने के लिए डॉक्टर क्या करता है भाई, फीमेल को ये फ्रेंच ड्रग RU486, जिसको मिफप्रिस्टोन या एंटी प्रोजेस्टेरोन भी बोलते हैं, जो कि मॉर्निंग आफ्टर पिल्स में स्टडी करके आए हैं, इसको दे देता है फीमेल। अगर इसको कंज्यूम करेगी तो फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा, उसके बाद उसके एंडोमेट्रियम टूटना स्टार्ट हो जाएगी, प्रेगनेंसी खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा डॉक्टर भाई वैक्यूम एस्पायरेशन कर सकता है, सक्शन कर सकता है, या फिर यूट्रस के अंदर सेलाइन सॉल्यूशन को इंसर्ट कर सकता है, या वैक्यूम की मदद से, या फिर स्क्रैपिंग, बच्चे को तोड़ तोड़ के बाहर करते हैं भाई। ये सब क्या है, इंड्यूस्ड एबॉर्शन है। और ये यूजुअली कब तक परफॉर्म किए जाते हैं, 20th वीक तक किए जाते हैं भाई। उसके बाद ये थोड़े रिस्की होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी, सेम वही है। इसमें बोलेगी भाई हर साल 40 से 50 मिलियन एमटीपी करते हैं दुनिया में। इसके लिए एक्ट बनाया गया अपने देश में 1971 में, मगर उस एक्ट को लागू करवाया गया 2002 के अंदर। इसमें क्या बोलते हैं कि अप टू 20 वीक तक एबॉर्शन पॉसिबल है, उसके बाद वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। सेफ कब तक मानते हैं, 12 वीक तक। पहले 12 वीक मतलब कि पहला एक ट्राइमेस्टर, 3 महीने तक एबॉर्शन को सेफ माना जाता है। कंडीशंस अप टू 20 वीक, अगर 20 सप्ताह तक भी एबॉर्शन करना उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। बोले कि रिस्क हो भाई, बच्चा जो है वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल है, इसका कुछ रिस्क था। किसी फीमेल का रेप हुआ है और अनवांटेड प्रेगनेंसी, उसको खत्म करना है। कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का फेलियर की वजह से प्रेगनेंसी है उस केस में, या माता की जान को खतरा, उस केस में वही मेथड क्या हो सकते हैं, वैक्यूम एस्पायरेशन, वैक्यूम की मदद से बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं। जो छोटा सा प्रोडक्ट बोलते हैं डॉक्टर, बच्चे को प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेंगे। सर्जिकल प्रोसीजर हो सकते हैं, बच्चे को है ना भाई, फोर्सेप्स वगैरह कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वेजिना के रास्ते, उनको डाल के और बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं भाई, है ना। और इसमें डॉक्टर क्या करता है कि मिफ्प्रिस्टोन डालता है फीमेल की बॉडी में, जिससे प्रोजेस्टेरोन खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, एंडोमेट्रियम वैसे टूटना शुरू हो जाती है, और साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह डालता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एमटीपी करवाया जाता है भाई। उसके बाद है अगला टॉपिक, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कुछ तो ऐसी बीमारी होती है भाई जो कि एयर के थ्रू फैल जाती है, नॉर्मल सी डिजीज, जैसे कि खांसी जुकाम है, कोविड है। कुछ ऐसी बीमारी हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फैलती है, उनको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या फिर इन्हीं का दूसरा नाम है वेडी, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, व्हाट आर एसटीडी, इन्फेक्शन दैट स्प्रेड मेनली थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो फैलेगा। हाउ डू एसटीडी स्प्रेड, सेक्सुअल इंटरकोर्स से, डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड इंसान का ब्लड अगर मेरी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है वो जाएगा, मदर से बच्चे को हो सकता है। और इंजेक्शन की नीडल अगर चेंज ना करे, सेम नीडल से इंजेक्शन लगाए जाएंगे, तब भी ये बीमारियां फैल सकती हैं भाई। क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, एक तो बैरियर मेथड, कॉन्डम्स वगैरह का इस्तेमाल करो सेक्सुअल इंटरकोर्स में। एसटीडी की टाइम टाइम पे चेकिंग करवाओ, जांच करवाओ, है ना। सेक्सुअल पार्टनर ज्यादा ना हो भाई तो और अच्छी बात है। डू नॉट शेयर नीडल्स, भाई कभी भी अ, अ, पुरानी नीडल से इंजेक्शन मत लगवाओ, हमेशा नई नीडल के लिए फोर्स करो डॉक्टर को। अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है भाई।
कुछ सिम्टम्स आते हैं एसटीडी के, वो क्या है? अर्ली सिम्टम्स, इचिंग, खुजली होएगी रिप्रोडक्टिव एरियाज में, डिस्चार्ज होएगा, पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन क्या है भाई? इनफर्टिलिटी आ सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, कैंसर हो सकता है। मोस्ट एसटीडीज आर क्यूरेबल। बहुत सारी बीमारियां हैं, लगभग 16 से लेके 20 ऐसी बीमारियां जिनको एसटीडी बोलते हैं, इनमें से मोस्टली का ट्रीटमेंट पॉसिबल है अगर इनको अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट कर देता है डॉक्टर। कुछ नाम है, आपको नाम याद रखने हैं और टाइप याद रखनी है। पहली बीमारी है क्लेमाइडिया। ये जिस बैक्टीरिया की वजह से होते हैं उसका नाम है क्लेमाइडिया ट्राइकोमोनेसिस। भाई बैक्टीरिया की वजह से हुई है, ये याद रखना। ये क्लेमाइडिया ट्राइकोमोनेटिस क्या है? बैक्टीरिया है। गोनोरिया, निसेरिया गोनोरिया, ये भी क्या है? बैक्टीरिया। साइफिल्स, ट्रेपिनिमा पैलेडियम, बैक्टीरिया। जेनाइटल हर्ब्स, हर्ब सिंप्लेक्स वायरस। जो जेनाइटल हर्ब्स है ये ऐसी डिजीज है जो किससे होती है? वायरस से होती है, ये बात याद रखेंगे हम भाई। उसके बाद जेनाइटल वार्ड्स, ये भी वायरस की वजह से होती है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से फैलती है भाई। एड्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से फैलती है, वायरल डिसऑर्डर है। ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, एक प्रोटोजोआ उसकी वजह से फैलती है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, फाइंड द ओड वन। चार बीमारियां होंगी भाई, तीन तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, एक प्रोटोजोआ का हो सकता है, तो आपको इस बेसिस पे भी याद रखना है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्राइकोमोनियासिस? ये ट्राइकोमोनियासिस नाम की डिजीज है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या, पैथोजन का नाम क्या है? सिम्टम्स वगैरह याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। डिजीज का नाम, पैथोजन, और भाई टाइप, वो बैक्टीरिया वायरस है या प्रोटोजोआ है, सिर्फ ये याद कर लेना भाई। इसमें आप लगभग हर एक का याद करने की कोशिश करो। सबसे जरूरी है ट्राइकोमोनियासिस, सबसे अलग है भाई। जेनाइटल हर्ब से भी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, तो इनको याद करो। गोनोरिया का भी काफी फेमस क्वेश्चन बनता है, कई बार आया है। उसके बाद है इनफर्टिलिटी। अगर कोई ह्यूमन बच्चे पैदा ना कर सके उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अगर उस इंसान ने आज तक कभी भी बच्चे पैदा नहीं किए तो उसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अगर पहले कभी बच्चे पैदा कर रखे हैं, है ना, अब बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे तो इसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। एक टर्म है स्टेरिलिटी। परमानेंट एक ऐसी सिचुएशन, चाहे डॉक्टर कितनी भी दवाइयां दे ले भाई, कभी अगर वो इंसान बच्चे ही ना पैदा कर पाए, उसको स्टीराइल बोलते हैं, उस कंडीशन को स्टेरिलिटी बोलते हैं। इनफर्टिलिटी टेम्परेरी होती है, किसी मेडिकल सिचुएशन की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, पुअर डाइट की वजह से, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से अगर कुछ दिनों तक कोई कपल या कोई इंसान बच्चे पैदा ना कर पाए उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। कभी भी बच्चे पैदा नहीं हुए प्राइमरी, पहले बच्चे पैदा कर रखे हैं तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मेल भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है भाई। मेल में जो एबनॉर्मल कंडीशन है, एक तो है ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म्स बिल्कुल भी ना बने, या फिर लो स्पर्म काउंट है, लो स्पर्म काउंट को ओलिगोस्पर्मिया, बिल्कुल भी स्पर्म ना बने एजोस्पर्मिया बोलते हैं। ए का मतलब एजो में, ए का मतलब अब्सेंस, कंप्लीट अब्सेंस, स्पर्म एक भी नहीं बनता भाई। ओलिगोस्पर्मिया बहुत कम स्पर्म बनते हैं, होने तो चाहिए थे इजैकुलेशन में 250 मिलियन स्पर्म्स, उनका नंबर 20-30 मिलियन है, तो वो लो स्पर्म कैटेगरी के काउंट में ही आता है भाई। एक है टेरेटोजूस्पर्मिया, जो स्पर्म्स है उनकी शेप और स्ट्रक्चर काफी ज्यादा चेंज हो जाती है भाई, उसको टेरेटोजूस्पर्मिया बोलते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है। लो मोटिलिटी, स्पर्म्स अगर बहुत धीमे मूव करते हैं उसको बोलते हैं एस्थीनोजूस्पर्मिया। इस स्पर्म्स की स्पीड बहुत कम है, स्पर्म्स का नंबर तो ठीक है मगर उनकी जो स्पीड है चलने फिरने की वो कम हो चुकी है। क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्रिप्टोर्किडिज्म, जो टेस्टिकल्स है वो एब्डोमेन के अंदर ही है। एब्सेंस और ब्लॉकेज ऑफ वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया या तो ब्लॉक हो चुके हैं या वो है ही नहीं बचपन से ही। हाई स्क्रोटल टेम्परेचर, बोले भाई किसी भी वजह से अगर स्क्रोटम से नीचे नहीं आता, बॉडी से दूर नहीं जाता, तो टेस्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ा रहेगा, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस रुक जाएगी। कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ज्यादा अल्कोहल का कंजप्शन हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हो सकता है, जीएन नाम के हार्मोन्स की कमी, जीएन दो है आपके, एलएच और एफएसएच, ये अगर दो हार्मोन आपकी बॉडी में कम बनते हैं तब भी आपको भाई स्पर्म काउंट वगैरह कम देखने को मिलेगी। कोई ड्रग्स वगैरह है, कोई थेरेपी लेते हो या फिर कोई रेडिएशन के अंदर हो आप, उन सब से भी आपको इस प्रकार की समस्या आ सकती है। बॉडी में फ्रक्टोज कम है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम है, तो उससे भी दिक्कत आ सकती है भाई। ऐसे ही फीमेल में भी है इनफर्टिलिटी। एक कारण एनोवुलेशन बहुत कम, या फिर एग बनते ही नहीं, तो एनोवुलेशन बहुत कम एग बनते हैं, ओलिगोव्यूलेशन, ओलिगो का मतलब कम। इनएडिक्वेट कॉर्पस ल्यूटियम फंक्शन, बोले एग तो बन जाता है मगर कॉर्पस ल्यूटियम काम नहीं करता, बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं बनता भाई। ओवम नॉट लिबरेटेड, एग फेलोपियन ट्यूब तक नहीं आ पाता। फेलोपियन ट्यूब में कोई डिफेक्ट है, फेलोपियन ट्यूब या तो ब्लॉक है पूरी तरीके से या फिर वो है ही नहीं भाई।
नॉन कैनलाइजेशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस के अंदर फ्री स्पेस नहीं है, कैनाल्स वगैरह नहीं है, तब भी दिक्कत आएगी भाई। यूट्राइन एंडोमेट्रियम अच्छी कंडीशन में नहीं है तो उसमें इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी। यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है, गांठें हैं, तब नहीं हो पाएगा। सर्विकल डिफेक्ट, सर्विक्स के अंदर दिक्कत है, म्यूकस का लेवल बहुत ज्यादा है, तब नहीं हो पाएगी वही फर्टिलाइजेशन। डिफेक्टिव वेजिनल ग्रोथ, वेजाइना की ग्रोथ नहीं हुई अच्छे से तो स्पर्म्स का ट्रांसफर नहीं हो पाता है ना, रिप्रोडक्शन में काफी दिक्कत आएगी। तो ये कुछ वजह हैं इनफर्टिलिटी की, किसके अंदर, फीमेल की बॉडी में। अब इन सब का इलाज करेगा ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ये टर्म याद रखनी है भाई। इसमें कुछ मेन मेन टेक्निक है, देखो लैब में, अगर लेबोरेटरी में हम स्पर्म और एग का फ्यूजन करवाएं, इसी को IVF बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर बॉडी के अंदर होता है उसको बोलते हैं इन विवो फर्टि हाँ जी, इन विवो, और लैब में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सबसे मेन मेन जो टेक्निक है वो है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एग और स्पर्म को लेबोरेटरी में बाहर फर्टिलाइज करवाते हैं, एम्ब्रियो बनाया जाता है, बाद में एम्ब्रियो फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। तो स्पर्म और एग की फ्यूजन लैब में हो उसको IVF बोलते हैं। ICSI, जब स्पर्म काउंट बहुत कम है, स्पर्म का नंबर बहुत कम है, तो डॉक्टर क्या करेगा, स्पर्म्स को इंजेक्शन में ले लेता है, एक या दो स्पर्म को, जो भी अच्छी कंडीशन में मोटाइल है, और उस इंजेक्शन की मदद से स्पर्म को डायरेक्टली एग के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर देगा। ये एग का न्यूक्लियस एक इंजेक्शन की मदद से, ये एग का न्यूक्लियस एक इंजेक्शन की मदद से स्पर्म को डायरेक्टली कहां ट्रांसफर कर देते हैं भाई, एग के साइटोप्लाज्म में। इसी को ICSI बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये भी एक प्रकार का IVF है। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, फीमेल की बॉडी में गैमेट नहीं बनता, एग नहीं बनता, तो किसी और फीमेल की बॉडी से एग निकाल के इस पेशेंट फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में एग का ट्रांसफर करवाना, क्या कहलाएगा, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ऐसा ही कर सकते हैं, अगर हमने लैब में फर्टिलाइजिंग करवाई है, जाइगोट डेवलप हो चुका है लैब में, उस जाइगोट को अगर फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करवाए, उसको क्या बोलेंगे, जिप, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, डॉक्टर की मदद से मेल पार्टनर की बॉडी से स्पर्म्स को कलेक्ट करेंगे और उन स्पर्म्स को फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर कर दें, या फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में अगर डॉक्टर किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से ट्रांसफर करवाए, इसी को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। डोनर एग और एम्ब्रियो, मान लेते हैं कोई फीमेल एग नहीं बना पाती, तो एक डोनर क्या हो सकता है, एक ऐसी फीमेल क्या हो सकता है जो एग को डोनेट करेगी, है ना। या फिर एम्ब्रियो नहीं बनता, मेल और फीमेल दोनों में दिक्कत है, मेल स्पर्म नहीं बना पाता, फीमेल एग नहीं बना पाती, तो उस केस में हमें एक एम्ब्रियो की आवश्यकता है, कोई ना कोई एम्ब्रियो को डोनेट करे, वो एम्ब्रियो हम फीमेल की बॉडी के अंदर डालें, तब जाके बच्चा पैदा हो पाएगा भाई। उसके बाद है सरोगेसी। इसमें क्या है भाई, जो एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो, वो जो ओरिजिनल मदर थी जिसका एग था, उसकी बॉडी में एम्ब्रियो नहीं डालते, एम्ब्रियो किसी और फीमेल के यूट्रस में डालते हैं। कोई और थर्ड फीमेल क्या करेगी, उस एम्ब्रियो 9 महीने तक ग्रो करवाई बच्चे को, ग्रो करवाई, बच्चे के जन्म के बाद वो बच्चा वो जिस फीमेल का एग था उसको सौंप देगी भाई, इसको सरोगेसी बोलते हैं। अनदर वुमन कैरीज एम्ब्रियो और डोनर एम्ब्रियो टू टर्म, उसको डेवलप करवाती है भाई। ये था बच्चों पूरा पूरा चैप्टर, चैप्टर हो जाता है अपना समाप्त। किसी को कोई भी डाउट है किसी भी चैप्टर से तो आप भाई हमें कांटेक्ट कर सकते हो, है ना, कमेंट में मैसेज छोड़ सकते हो, कोशिश करें आपके लिए कोई ना कोई वीडियो बना के डाल दें। बच्चों कल आपका एग्जाम है, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी करो मन लगा के। और एग्जाम में जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, आपका एडमिट कार्ड है, पासपोर्ट साइज फोटो है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो है, इन सबको एक बार चेक कर लो, हर एक चीज आप लेके जाओ, और ज्यादा नर्वस मत हो भाई, है ना, ज्यादा पढ़ाई करने की भी आवश्यकता नहीं है, तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। कल के लिए आपको ऑल द बेस्ट, अच्छा पेपर करके आओ भाई, शाबाश।